वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस विद अस। लास्ट टाइम हमने कंपोनेंट्स के बारे में देखा था और हमने पढ़ा था प्रॉप्स के बारे में। ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग रिएक्ट जेएस की बिल्कुल बेसिक्स पर हैं। आज हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होगा। सेक्शन 1 की ये 5th वीडियो है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कोर्स का, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है ना वो फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है रिएक्ट का। ये सारी जो है ना चीजें बिल्कुल कोर है, आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें सारी कोर कॉन्सेप्ट्स है, जैसे जेएसएक्स क्या है, एलिमेंट्स कैसे एंटर होते हैं, प्रोजेक्ट की फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज रखनी है। ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप आगे के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इजीली समझ सकते हो। लेकिन अगर यही चीजें वीक रह गई, बेस ही आपका नहीं ठीक से बना, तो आगे चल के कंफ्यूजन रहेगी। आगे अपना कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ने, फिर से दोबारा बेसिक चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो इसलिए सेक्शन 1 को प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप किस तरह से जो है ना रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। सबसे पहले आपको अगर मैं दिखाऊं, वीएस कोड पर हम लोगों ने जब ये वाली चीज स्टार्ट करी थी, स्टार्टिंग से ही हमारे पास आपको ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। हम लोगों ने वीएस कोड में देखा था, जब आपने ये चीज एनपीएम रन किया था तो आपको ये चीज नजर आ रही थी कि भाई ये स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। अब ये स्ट्रक्चर है क्या चीज, इसमें ये जो चीजें हैं ये है क्या, इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर आपको रखना क्या चाहिए, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोड मॉड्यूल से। तो ये जो चीज है ना, ये आपका जो फोल्डर है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब आप एनपीएम को इंस्टॉल करते हो। अब इसमें होता क्या है, देखो इसके अंदर ना सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं जो आपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल की हैं, जैसे रिएक्ट, खुद रिएक्ट राउटर। तो इसमें आपको करना ये है कि आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि ये होता ये है, ये मशीन जनरेटेड है। अगर आप मैन्युअली कुछ चेंज करोगे ना तो वो ओवरराइट हो जाएगा और एरर आ सकता है। इसको सिर्फ सिस्टम मैनेज करता है, इसलिए आपको इसको टच नहीं करना है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक फोल्डर होता है पब्लिक का। इस फोल्डर में आप ये देखो कि आपको यहाँ पर एक फाइल नजर आ रही है जिसका नाम है यहाँ पर y.svg। y.svg में यहाँ पर देखो क्या रखा हुआ है, यहाँ पर डेमो लोगो रखा हुआ है वाइट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, पब्लिक फोल्डर में आपके पास सारी स्टैटिक फाइल्स होती है। अच्छा, सीआरए में अगर आप काम करो ना तो वहां पर ये होता है, वहां पर index.html की फाइल भी आपको पब्लिक के अंदर मिलेगी। लेकिन अभी हमारा जो सेटअप है वो वाइट पर है, तो हमारे पास जो है ना इसमें सारी जो आपके आइकन्स वगैरह होते हैं, आपके जो लोगो होते हैं, ये सारी चीजें, इमेजेस वगैरह, ये सारी आपको यहाँ पर मिलेगी। फिर हमारे पास आता है सोर्स फोल्डर। सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर है, यहाँ पर आपका पूरा रिएक्ट कोड लिखा जाता है। अब इसके अंदर फर्दर क्या क्या चीजें होती हैं, आपने नोटिस किया होगा, हम कोड जो लिख रहे थे वो हम एसआरसी के अंदर ही लिख रहे थे। सबसे पहले अब इसके अंदर आपने जो है ना काम क्या करना है, आपने ना इसके अंदर फोल्डर्स को सेपरेट रखना है। अच्छा, ये बात हम बेस्ट प्रैक्टिसेस में करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर आ सकते हैं और कौन कौन से फोल्डर होते हैं। अभी अगर हम देखें जहां पर हम वर्किंग कर रहे थे तो वो ये था f.jsx। तो ये मैंने आपको बताया था, ये एक रूट कंपोनेंट है। आपका रूट कंपोनेंट से इसकी क्या मुराद है कि भाई आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका सारा जो पूरी रिएक्ट ऐप है ये यहाँ से चलना स्टार्ट होती है। हर छोटा कंपोनेंट लास्ट में f.jsx के अंदर कनेक्ट होता है। फिर हमारे पास एक और यहाँ पर आ जाता है फोल्डर, वो होता है main.jsx का, सॉरी फाइल आ जाती है। इस फाइल का काम है रिएक्ट को HTML के रूट डिफ के साथ कनेक्ट करना। अब ये जरूरी इसलिए कि अगर ये ना हो तो आपके कंपोनेंट्स तभी ब्राउजर में रेंडर ही नहीं होंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल में करके दिखाया था कि आपने जो रेंडरिंग करी हुई है ना वो आपने मेन से करी हुई है। आपने यहाँ पर एक रूट बनाया, आपने जो है ना वो यहाँ पर इसको रेंडर जो करवाया था हमने यहाँ पर, वो हमने करवाया किसके अंदर आके था, main.jsx के अंदर। तो इसलिए main.jsx हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है आपके एसआरसी फोल्डर के अंदर। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर है index.css का। तो अब देखो यहाँ पर एक फोल्डर है app.css का, एक फोल्डर है index.css का। दोनों में css स्टोर है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो index.css में क्या होता है, आपके ग्लोबल स्टाइल्स होते हैं। ये फाइल यूजुअली उन स्टाइल्स के लिए होती है जो पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी का बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपके जो है ना वो पूरा प्रोजेक्ट में आपके डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली क्या रहेगी, आपके हेडिंग्स का बेस स्टाइल वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं
है ना, ये आती है आपके पास इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर। अब ये हमारे पास क्यों चाहिए होती है? देखो, रिएक्ट में आप हर कंपोनेंट का अपना स्टाइल रखते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सब जगह कॉमन होती है। जैसे फॉन्ट फैमिली है, आपका जो बेस मार्जिन पैडिंग वगैरह आपने रखनी होती है, तो वो तो आप सेम रखते हो। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये इंडेक्स डॉट सीएसएस में रखी जाती हैं। फिर अगर हम बात करें कि भाई ऐप डॉट सीएसएस के अंदर फिर क्या चीजें हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टाइल्स होते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपने अगर जो है ना कोई कंपोनेंट बनाया है ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, कोई भी चीज बनाई है, तो वहां पर क्या होता है, अगर आपने उस पे कोई स्पेसिफिक जो है ना वो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, उसके लिए आपने जो स्टाइल सेव किए हैं, वहां पर वो चीज आप रखते हो ऐप डॉट सीएसएस के अंदर। मतलब ये कि अगर आप ऐप डॉट सी एस एस में कोई क्लास लिखते हो, तो वो स्टाइल्स आप ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर यूज करते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक ऐप है, उसके अंदर आपका कोई लोगो है, कोई हेडिंग है, अब जो उसकी स्टाइलिंग होगी ना, वो आपकी किस में होगी? वो होगी आपकी ऐप डॉट सी एस एस में, ठीक है। और एक चीज ये कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, देखो रिएक्ट में क्या होता है कि आपके जो है ना, रिएक्ट का मेन आइडिया ही ये है कि कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टाइलिंग है इसमें। हर कंपोनेंट अपना सीएसएस रखे तो प्रोजेक्ट मेंटेन करना इजी हो जाता है। इसी तरह आगे जाकर आप इसके अंदर और जो है ना वो फाइल्स बनाओ एसआरसी के अंदर। जैसे आपने एक अलग कंपोनेंट बनाया नेव बार का, आपने जो है ना वो कंपोनेंट बना लिया नेव बार डॉट जेएसएक्स यहाँ पर। अब इसकी जो स्टाइलिंग होगी, इसके लिए आप अलग सीएसएस फाइल बनाते हो, ताकि जो सिर्फ इससे रिलेटेड स्टाइलिंग है ना वो बिल्कुल अलग रहे, वहां पर आप बनाओगे नेवबार डॉट सी एस एस। इसी तरह फुटर के लिए आप अलग बना सकते हो। तो इससे होता ये है कि आपका कोड और क्लीन हो जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर एसआरसी के अंदर एक और भी फोल्डर मौजूद है एसिड्स का। अब एसिड्स के अंदर भी क्या होता है, एसिड्स के अंदर भी आप जो है ना अपने जो भी इमेजेस वगैरह हैं, आप इसके अंदर भी अपनी जो है ना लोगोस वगैरह रख सकते। आपके कुछ आप अपने स्टाइल्स वगैरह रख सकते हो, जो ग्लोबल स्टाइल्स वगैरह होते हैं। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई पब्लिक में भी यही चीज आ रही है, इसमें भी आप जो है ना इमेजेस रखने की जगह आपको मिल रही है, एसेट्स में भी यही मिल रही है, तो फिर डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस ये है कि पब्लिक के अंदर की जो फाइल्स होती है ना, वो रिएक्ट बंडलर के थ्रू नहीं जाती, वो सीधा सर्व होती है। मतलब आपने अगर उसका पाथ लिखा, तो वो डायरेक्टली वहां से जो है ना आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इमेज को अपने कंपोनेंट के साथ टाइटली यूज करना चाहते हो, जहां बंडलर उसे ऑप्टिमाइज करे, कंप्रेस करे और प्रॉपर यूआरएल बनाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसेट्स फोल्डर का। जहां पर जो एसआरसी के अंदर जो आपके पास एसेट्स फोल्डर यहाँ पर हमें मिला हुआ है, यहाँ पर हम वो चीजें रखते हैं। अच्छा भाई, ये चीजें तो आपको देखो बनी बनाए मिल रही है। जब आपने जो है ना वो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो ये तो आपको वो ऑलरेडी बना कर दे रहे हैं। और कुछ चीजें आप जो है ना वो खुद भी इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कंपोनेंट का फोल्डर है, आप ये खुद बनाते हो। यहाँ पर वो छोटे छोटे रीयूजेबल यूआई पार्ट्स रखते हैं, जैसे नैव बार हो गया, फुटर वगैरह हो गया। आप यहाँ पर एक कंपोनेंट का फोल्डर बना सकते हो और उसके बाद उसमें ये सारी चीजें रख सकते हो। इससे होगा क्या कि आपका कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी, रीडेबिलिटी बढ़ेगी। फिर एक और चीज आप इसके अंदर फोल्डर ऐड कर सकते हो, पेजेस फोल्डर ऐड कर सकते हो। अब ये भी चीज ना देखो आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिल रही है, यहाँ पर आपको ये चीज बनानी पड़ती है। जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, वो आपके जो है ना डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट के टाइप पर। अगर भाई आपको जरूरत पड़ी, आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो रहा है, मतलब ये कि आपके पास जो है ना वो दो तीन पेजेस आ गया, आपके पास एक आपका होम पेज आ गया, आपका अबाउट पेज आ गया, तो इसके लिए आपका बेस्ट ये रहता है कि आप एक पेजेस का फोल्डर बना लो, ताकि अलग अलग स्क्रीन या पेजेस एक प्लेस पे ऑर्गेनाइज हो जाए, ठीक है। अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, कि आप कंपोनेंट्स को अलग अलग फाइल में रखो। जैसे आपका अगर नेविगेशन बार है ना, तो आप उसकी एक अलग फाइल बना लो। आप उसकी एक फाइल बना लो, यहाँ पर आप बना सकते हो नेवबार डॉट जेएसएक्स। इसी तरह आप यहाँ पर अगर आपका कुछ फुटर है, तो आपने जो है ना फुटर की आप अलग जो है ना फाइल बना लो कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर। अब इससे होता क्या है, आप इसको क्यों करो, क्योंकि देखो सब कोड एक फाइल में होगा ना, तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। अलग फाइल्स बनाने में से रीयूजेबिलिटी, और अलग फाइल्स बनाने से होता ये है कि आपकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको अगर सेम एज इट इज वैसा ही जो है ना वो नेविगेशन बार किसी और अपने प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, तो आप आपके पास जब अलग फाइल बनी हुई है ना, तो आप उसको डायरेक्टली यहीं से ही उठा के जो है ना आप वहां पर लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीजें एक ही फाइल के अंदर मौजूद होती, तो उससे होता है आप ढूंढते भाई नेविगेशन बार किधर है, फुटर किधर है, और ये इसके अंदर मिक्स तो नहीं हुआ हुआ। तो ये सारी चीजें ना आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं जब आप कंपोनेंट्स को अलग अलग
फाइल में रखते हो। दूसरा आपके पास जो है ना बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप पेजेस और कंपोनेंट्स के भी फोल्डर्स को अलग रखो। पेजेस के फोल्डर में आप पूरी स्क्रीन, जैसे आपका पूरा होम पेज है ना, अब इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं आप इस पेज को बिल्कुल अलग रखो। अबाउट पेज वगैरह ये सारी चीजें, जो जितने भी पेजेस है ना, आप इसका फोल्डर अलग बनाओ और उसमें जो कंपोनेंट्स है उनका जो है ना फोल्डर अलग बनाओ। जितने भी आपने यूआई पार्ट्स बनाए हैं जैसे बटन कार्ड वगैरह, ये सारी चीजें अलग रखो। इससे होता ये है कि आपके पास जो है ना वो सेपरेशन आपको जो है ना क्लियरली नजर आ रही होती है। आपको इजीली समझ आ जाता है कि आपने जो है ना कौन सी चीज कहाँ देखनी है, कहाँ पे सर्च करनी है, ठीक है ना। एक और चीज, एक और बेस्ट प्रैक्टिस है, आप अपना एसेट्स का फोल्डर लाजमी बनाओ। इससे होता ये है कि आपने एसेट्स जो है ना आपके स्कैटर नहीं होते, आपका प्रोजेक्ट जो है ना मेसअप नहीं होता। एक ही जगह रखने से आपकी जितने भी इमेजेस होती हैं, आइकन, सीएसएस, फॉन्ट्स वगैरह, ये जो है ना मैनेज करना इजी हो जाता है। चौथी चीज ये कि आपने जो है ना वो नेमिंग कन्वेंशन का बहुत ख्याल रखना है। देखो नेमिंग कन्वेंशन जो है ना, और रिएक्ट में जो यूज होती है वो होती है पास्कल केस। अब पास्कल केस में आपका फायदा ये होता है, देखो पास्कल केस जिसको नहीं पता उसको बताने के लिए, ये चीज हमने जो है ना पिछली वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि कंपोनेंट के जो नाम होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब इसकी रीजन एक तो ये है कि देखो एचटीएमएल टैग्स जो है हमारे पास डिव है जैसे, तो ये सारी चीजों से रिएक्ट जो है ना डिफरेंशिएट करता है आपके अपने जो कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं। इसमें होता ये है कि देखो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बनाया है कंपोनेंट माई कंपोनेंट के नाम से, तो इसमें आपने करना ही होता है कि हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर आपने कैपिटल रखना होता है। माई का एम कैपिटल होगा, कंपोनेंट का सी कैपिटल होगा, तो इसको हम कहते हैं पास्कल केस। एक तो अब इससे फायदा ये है कि आपका एक तो कोड रीडेबल होगा और फिर आपका कोड प्रोफेशनल लगेगा। यही इंडस्ट्री जो है ना स्टैंडर्ड भी है, आपका कोड प्रोफेशनल भी लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कोई छोटा बच्चा जो है ना वो कोड लिखने बैठ गया है। उनके सीएसएस को आप ऑर्गेनाइज रखो, या अगर भाई कोई आपका ग्लोबल सीएसएस है, मतलब ये कि आपके जो प्रोजेक्ट में थ्रू आउट आपका प्रोजेक्ट जो है ना जो चलने वाला है, तो वो आप जो है ना इंडेक्स डॉट सीएसएस में रखो, कंपोनेंट स्पेसिफिक सीएसएस उसी कंपोनेंट के साथ रखो। तो ये चीजें जो है ना आपके अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है अवॉइड कर रही होती है, आपके स्टाइलिंग को क्लीन रख रही होती है। नॉन मॉड्यूल्स को अपने हाथ नहीं लगाना है, इसमें जो भी चेंजेस करते हैं उससे एरर आ जाता है और आपका जो है ना वो चीजें ओवरराइट होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसको टच नहीं करना है। ऐप डॉट जेएसएक्स को अपना रूट कंपोनेंट ही रखना है। इसमें होता ये कि आपके जो है ना वो सारे कंपोनेंट्स का एक मतलब एक तरीके का एक सेंट्रल हब होना चाहिए जो पूरा ऐप को मैनेज रखे। आपने कोड लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो है ना वो रीयूजेबल कोड लिखो। जैसे अगर एक बटन है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए एक कंपोनेंट बनाओ। उसमें होता ये कि आपका टाइम सेव होगा, आपको अगर बग फिक्स करना है तो वो इजी हो जाएगा। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हर प्रोफेशनल रिएक्ट प्रोजेक्ट में फॉलो की जाती हैं। अगर आप शुरू से ही इन हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स मेंटेन करना और समझना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना वो सेक्शन 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक है हमारा नेक्स्ट रिएक्ट स्टेट का, जिसमें आप यूज स्टेट के जो है ना वो बेसिक्स वगैरह पढ़ोगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा जो आपके आगे जाके बहुत काम आने वाला है। आपका कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, कोई भी आपको जो है ना वो हमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन रह गई हो, तो आप हमसे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नीचे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स हमारे मौजूद हैं, वहां पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।